Good morning, students. Now, our 11th chapter is finished. Now, we are starting the chapter 12 Natural Resources, Land, Soil, and Water Resources. All of you know that land, soil, and water are three of the most important abiotic natural resources. It comes in the abiotic land, soil, and water. In this chapter, we will try to understand the key feature of these resources. इस चैप्टर में हम और दूसरे फीचर्स और दूसरे फैक्ट्स पढ़ेंगे रिसोर्सेज के बारे में, हाउ दे आर एसेंशियल टू सपोर्ट एंड सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, जो हमारे को सपोर्ट देने के लिए, हमारी लाइफ फॉर्म्स को सस्टेन करने के लिए यानी फ्यूचर तक ले जाने के लिए अर्थ पर क्यों ज़रूरी हैं, एंड वाई वी नीड टू यूज़ दैम जुडिशियसली फॉर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, और ये क्यों ज़रूरी है, इसको किस तरह से ढंग से यूज़ किया जाए जो वो सर्वाइव कर सकें और डेवलपमेंट हो सके. नाउ द फर्स्ट इज लैंड. लैंड इज़ कंसिडर्ड अ मेजर रिसोर्स बिकॉज ऑफ द यूज़ इट इज़ पुट टू बाय ह्यूमन बींग्स. लैंड को एक मेजर रिसोर्स कहा गया है क्योंकि इसके ऊपर जो यूज़ किया जाता है कुछ भी काम के लिए वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज़ किया जाता है. जो भी एफर्ट्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा डाले जाते हैं. Land is used to build homes, transportation line and other requirement of a human settlement. Land का यूज़ सबको पता है, उसके ऊपर घर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन लाइंस के लिए, दूसरी रिक्वायरमेंट के लिए, और ह्यूमन सेटलमेंट जहाँ पे मनुष्य रहता है अपना घर बना के या जहाँ पे उस सोसाइटी बना के रहता है वहाँ पर लैंड का यूज़ किया जाता है. एग्रीकल्चर वर्क में, फॉरेस्ट्री में, एनिमल रेयरिंग में, माइनिंग में, इंडस्ट्रियल और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डेवलप करने के लिए, यानी कोई इंडस्ट्रीज़, कोई फैक्ट्रीज़ खोलनी हो, ऑर्गेनाइजेशंस खोलनी हो, तो वहाँ पर कोई प्लांट लगाना हो, प्लांट इन द सेंस कि कोई भी स्टील प्लांट लगाना हो, कोल प्लांट लगाना हो, बायोगैस प्लांट लगाना हो, इस सब एक्टिविटीज़ के लिए लैंड की ज़रूरत रहती है. दस लैंड यील्ड्स फूड एंड रॉ मटेरियल, और लैंड हमें खाना और रॉ मटेरियल दोनों भी चीज़ें देता है. Land provides us with many scenic spots that human visit for recreation and enjoyment. Land ने हमें बहुत सारी सुंदर चीज़ें, सुंदर जगह दी हैं, scenic spots दिए हैं. जब आप पिकनिक स्पॉट्स पे भी जाते हो, रिक्रिएशन के लिए, घूमने के लिए, ट्रिप्स पर जाते हो, टूर्स पे जाते हो, और इन्जॉयमेंट के लिए, तो ऐसी लैंड भी दी है जो जहाँ पर आप लोग घूमने जा सको. Now the land use. The utilization of land by human for various purpose, it is known as land use. जो लैंड ह्यूमन यूज़ करता है अलग अलग चीज़ों के लिए वो कहलाती है लैंड यूज़. एट प्रेजेंट अभी अप्रॉक्सीमेटली लैंड वी कैन बी डिवाइडेड इनटू अरेबल लैंड, पॉस्चर, फॉरेस्ट एंड अदर यूजेस. अगर अभी देखें तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी लैंड यूज़ हो रही है, कम से कम कितनी लैंड यूज़ हो रही है, अरेबल लैंड. अरेबल लैंड का मतलब है जो लैंड जिस पर क्रॉप्स उगाई जाए वो है 11%. पॉस्चर जो ग्रीनरी वाली जगह पे जहाँ पर कैटल रियरिंग का काम होता है 26%. फॉरेस्ट एरिया 32% और अदर यूजेस यानी दूसरे कामों के लिए फैक्ट्रीज़ या कोई भी इंडस्ट्रियल चीज़ें खोलने के लिए जो यूज़ होती हैं 31%. द लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ लिमिटेड. जो लैंड एरिया है कल्टिवेशन का वो बहुत लिमिटेड है ड्यू टू द कॉन्स्टेंट पुट ऑफ बाय द एलिमेंट ऑफ द फिजिकल, क्योंकि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर लिमिटेशन है. कांस्टेंट का मतलब लिमिटेशन है एनवायरनमेंट की कि वहाँ पर हम दूसरा काम नहीं कर सकते. लैंड यूज़ बेसिकली डिपेंड वेरियस फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स. लैंड को यूज़ करने के लिए दोनों मेथड्स हैं, दोनों फैक्टर्स काम होते हैं, फिजिकल और ह्यूमन मैटर्स, एज सीन इन द फ्लो चार्ट ऑन द नेक्स्ट पेज. और हम इसको फ्लो चार्ट के द्वारा समझेंगे अभी आगे. द लैंड यूज इन इंडिया सम सैलेंट एस्पेक्ट्स. लैंड का जो यूज़ किया जा रहा है उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो ये है इंडिया में किस तरह से लैंड का यूज़ हो रहा है. इंडिया हैज़ अ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ 3 to 8.7 million hectares. On this, about 307.8 million hectares of land area have been utilized. आप देख रहे हैं कि जियोग्राफिकल एरिया देखा जाए इंडिया का टोटल तो ये इतने मिलियन हेक्टर्स है, 3 to 8.7 मिलियन, और उसमें से 307.8 एरिया तो लैंड एरिया यूटिलाइज होता है. लैंड यूज इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड अंडर द फॉलोइंग.
टेबल देखोगे आप, इसका जो लैंड एरिया जितना यूटिलाइज होता है किस किस जगह पर होता है, किस किस चीज़ में इसका यूज़ होता है लैंड का, ये सारा आप परसेंटेज देखेंगे लैंड एरिया का। नेक्स्ट जोन एरिया जहाँ पर ज़्यादा खेती होती है, वहाँ पे वो एरिया 45.52 है परसेंटेज है। फॉरेस्ट एरिया 23.32, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन जो कि बैरन लैंड सी है 14.25, फैलो लैंड जहाँ पर हम क्रॉप्स नहीं उगा सकते 8.50, अनप्रोडक्टिव लैंड जहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होता 4.05, परमानेंट पॉस्चर एंड अदर गेजिंग लैंड जहाँ पर सिर्फ पॉस्चर एरिया है, जहाँ पर कैटल रियरिंग का काम होता है 3.33, और प्लांटेशन 1.03। ये सेंसस है अभी 2018 का। All of you understood this? Now see the flow chart. The flow chart you have seen. You are seeing the flow chart, the physical factor and human factor. First we follow the physical factors. Physical factor, they are characteristics, relief, soil, climate or availability of water. If you see the relief area, there are 3 जगह जो देखी जाए रिलीफ एरिया यानी लैंड एरिया क्या क्या है, प्लेन, प्लेटू एंड माउंटेन। प्लेन्स आर फेवरेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। प्लेन एरिया जो कि ह्यूमन हैबिटेशन यानी जहाँ पर मनुष्य काम करता है, जहाँ पर वर्क करता है, आर ईजियर फॉर ट्रैवल एंड फूड प्रोडक्शन, जहाँ पर आसानी से ट्रैवल होता है, लाइन्स ट्रैक्स बिछे हुए हैं, फूड प्रोडक्शन का काम हो रहा है। मिसिसिपी मिसौरी प्लेन्स इन यूएसए, Amazon basin in South America, Indo-Gangetic plains in India. These are the plain areas. Now the plateau are favorable for settlement, transport and communication. सबको पता है plateau areas में जो वो है लैंड है वो ज़्यादा रॉकी होती है, इसलिए यहाँ पर जो सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का काम ज़्यादा होता है वनस्पत क्रॉप्स का। आर रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, और यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत पाए जाते हैं रॉकी माउंटेन होने की वजह से। और दक्कन प्लेटू इंडिया में, मंगोलियन प्लेटू सेंट्रल एशिया में और कोलोराडो प्लेटू नॉर्थ अमेरिका में। नाउ द माउंटेन्स हैव लेस स्कोप फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, और यहाँ पे बहुत कम ऐसा है जहाँ पर लोग रह सकते हैं। ह्यूमन हैबिटेशन बहुत कम होता है क्योंकि हिली एरिया है, ट्रांसपोर्टेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी यहाँ कम होती हैं, पथरीली ज़मीन होने के साथ ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने की वजह से रास्ते नहीं होते हैं। आर वेरी गुड टू टूरिज़म एंड रिक्रिएशन, और ये बहुत अच्छा है टूरिज़म के लिए और रिक्रिएशन यानी घूमने फिरने के हिसाब से। हिमालयन माउंटेन्स एशिया and this mountain South America. Okay, these are the areas, they are plain, plateau, mountain, these are the relief area. Now the soil, एक फर्टाइल सॉइल होती है और एक इनफर्टाइल होती है। फर्टाइल सॉइल आर गुड फॉर एग्रीकल्चर और इनफर्टाइल सॉइल आर सैंडी सॉइल आर लेफ्ट एज वेस्ट और ग्रेजिंग लैंड। जो कि वेस्ट होती है, वेस्ट लैंड कहलाती है जहाँ पर क्रॉप्स नहीं उगाई सकती और दूसरे काम हो सकते हैं, और ग्रेजिंग लैंड होती है यानी वहाँ पर सिर्फ पशुओं को छोड़ जाता है कैटल रियरिंग के लिए। नाउ द कम्स क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड जोन्स are more suitable for settlement and economic activities. सब ट्रॉपिकल और जो मिड लैटिट्यूड एरियाज़ हैं वो बहुत अच्छे होते हैं सेटलमेंट के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पर रहने की सुविधा अच्छी है। ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपने प्रीवियस क्लास 7th में आपने पढ़े थे, सब ट्रॉपिकल रीजन और मिड लैटिट्यूड वाले जोन्स पढ़े थे, जिसमें सूटेबल फॉर सेटलमेंट होता है एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। एक्सट्रीमली हाई एंड लो टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा ठंडक भी होती है और बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर आर नॉट वेल सूटेड टू एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं होता एंड सेटलमेंट के लिए। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, रीजन ऑफ वेरी हाई और वेरी लो रेनफॉल आर नॉट वेल, जिस जगह पर बारिशें बहुत ज़्यादा हों या बहुत कम हो वो सूटेबल नहीं होती फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। नाउ we start with the human factors. Now the first is human factors: population, economic development, technology and ownership of land. Population, number of people in relation to land availability, जिस जगह पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी जहाँ पर क्रॉप्स या कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन ईजीली हो, और वो एरिया प्लेन एरिया होता है। नाउ द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहीं होता है जहाँ पर एग्रीकल्चर, फार्मिंग या दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं।
टेक्नोलॉजी भी वहीं होती है जहाँ पर पॉपुलेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ओनरशिप ऑफ लैंड, प्राइवेट और कम्युनिटी। In the community, the land is meant for common uses such as collection of fodder, fruits, nuts and medicinal herbs. वो लैंड जहाँ वो कम्युनिटी लैंड कहलाती है कॉमन यूज़ के लिए, जहाँ पर आसानी से फॉडर यानी जो हम कैटल के लिए चारा देते हैं, उनका खाना होता है, फूड होता है, दिस इज़ कॉल्ड फॉडर। फ्रूट्स, नट्स एंड मेडिकनल और मेडिसिन हर्ब्स जहाँ पर पाई जाती हैं, दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए लैंड पर जहाँ पर ये आसानी से हमें मिल सके। All of you understood this flow chart? Now we start with the conservation of land. कि हम कैसे लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। Listen carefully students. With the land area of only about 29% all over the earth. आपने देखा होगा लैंड एरिया कितना कम है। आपने देखा कि वाटर की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, 71% या जो है वो वाटर है यहाँ पर, और लैंड एरिया 29% है पूरे अर्थ पे। वी नीड टू प्लान आवर लैंड यूज़ वेरी केयरफुली एंड स्किलफुली। हमें ये जो लैंड है उसकी बहुत अच्छी तरह से केयरफुली और स्किलफुली, यानी एजुकेशन वाइज देखें तो बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए, हमको नॉलेज चाहिए कि हम लैंड का यूटिलाइज कैसे करें। इम्प्रॉपर लैंड यूज सच एज फार्मिंग ऑफ मार्जिनल लैंड, और जो इम्प्रॉपर लैंड है जो कि फार्मिंग की बहुत कम एग्रीकल्चर होता है। मार्जिनल लैंड वो लैंड होती है जहाँ पे बहुत कम क्रॉप्स उगाई जाती हैं, कल्टीवेशन होता है। एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ जहाँ पर खाने होती हैं, मिनरल रिसोर्सेज निकाले जाते हैं, लीडिंग अ सॉइल इरोजन, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है। तो ऐसी चीज़ें बहुत कम हों जिससे कि सॉइल इरोजन को रोका जा सके। वी मस्ट एंश्योर दैट दिस डेलिकेट रिसोर्स डज नॉट गेट कन्वर्टेड टू बैड लैंड। इसलिए आप देखेंगे कि जो डेलिकेट रिसोर्स क्यों कहा गया लैंड को, क्योंकि लैंड पर हम लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं। अगर हम इसको सही नहीं रखेंगे, इस पर ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, दूसरी अदर एक्टिविटीज़ करेंगे, तो जिसकी जो क्रस्ट है, इसकी जो अपर लेयर है वो ख़राब हो जाएगी एंड डज नॉट गेट कन्वर्टेड टू बैड लैंड। और अगर हम ये डेलिकेट रिसोर्सेज को कन्वर्ट नहीं करना चाहते, इसको सही रखना चाहते हैं, बैड लैंड्स में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, तो ख़राब ज़मीन पे तो हमें इसकी जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है वो बहुत कम करनी चाहिए। टू कंजर्व आवर लैंड रिसोर्स इट इज़ नेसेसरी टू प्लान अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल लैंड। अगर हमें लैंड को कंजर्व करना है तो बहुत ज़रूरी है कि इसका ढंग से इस्तेमाल हो और अवेलेबल लैंड हमें मिल सके। लैंड रिक्लेमेशन, वेस्टलैंड रिक्लेमेशन और एफॉरेस्टेशन, यूज़ ऑफ इम्प्रूव फार्मिंग मेथड। लैंड रिक्लेमेशन का मतलब होता है न्यू लैंड्स क्रिएट करना, यानी जो ज़मीन, जो लैंड माइनिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो गई हैं, उसके अलावा हमें जो कि रिवर बेड पर यानी रिवर के पास जो है, और लेक बेड्स यानी लेक्स के पास, पॉन्ड्स के पास जो ज़मीनें अच्छी फर्टिलिटी वाली ज़मीनें मिल सकती हैं, उसका यूज़ करना चाहिए। वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन, वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन भी वही है, जो वेस्ट लैंड है उसको वापस से करके, वापस से उसकी फर्टिलिटी करके, उस पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके वापस यूज़ करें। एफॉरेस्टेशन आप सबको पता है, पेड़ लगाकर यूज़ ऑफ इम्प्रूव फार्मिंग मेथड, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है फार्मिंग मेथड्स के द्वारा। एंड मेजर टू चेक सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है। एंड डेजर्टिफिकेशन आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। और डेजर्टिफिकेशन भी है जिसको हम बहुत ज़्यादा, जो लैंड है डेजर्टिफिकेशन यानी खाली बैरन पड़ी हुई है, इसको भी हम बचा के कंजर्व कर सकते हैं लैंड रिसोर्सेज में। बेटा दिस इज़ द लैंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड कंजर्वेशन। नाउ योर टॉपिक इज of land is completed. In the next class we will read soil. If so students, you read the chapter carefully. I will ask the questions in between. Okay, previous you learn it, read it, all the things. Thank you beta.